नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे आर्टिकल। हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है ये राजनीति में अपराधीकरण के बारे में बात करता है। हाल ही में मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फटकार लगाई है हमारे चुनाव आयोग को। उसके अलावा भी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस क्षेत्र में कि कैसे हम हमारी राजनीति से अपराध को दूर रख, अपराध और राजनीति को अलग अलग कर सकते हैं और यहाँ राजनीति में अपराधीकरण कम कर सके, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भारत सरकार की और हाल ही में लॉन्च ई रूपी के बारे में है कि ये कितना महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है, उस बारे में बात कर रहा है इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं, वो यह है कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना ये पिछले वर्ष निम्न में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये एक आजीविका गारंटी स्कीम है, शहरी आजीविका गारंटी स्कीम है। आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो यह है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन कितना जरूरी है, मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति और राजनीति में से अपराधीकरण हटाना, कम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बताना है। और इसके लिए न्यायपालिका क्या कदम उठा सकती है ये भी आपको साथ में बताना है। तो आप आपका एक विस्तृत उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं जो कि बात करता है क्राइम और पॉलिटिक्स के बारे में, अपराध और राजनीति के बारे में। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपने अभी तक जो आपका रिकॉर्ड देना था कि कितने कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल चार्जेस है, ये डेटा अभी तक आपने नहीं दिया है जो कि बिहार इलेक्शन में देना चाहिए था। अगर हम देखें तो यहाँ पर रूलिंग अपोजिंग सारी पार्टीज पर यहाँ पर ये फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की ओर, सारी की सारी लगभग सारी पार्टियों को जिन्होंने बिहार इलेक्शन में जो बड़ी पार्टियां थी। अगर हम आंकड़े देखें एडीआर के, तो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे इलेक्शन को पारदर्शी बनाने और इसको अपराध मुक्त बनाने के लिए काम करता है। तो इनके अगर 2004 में इनके आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि 128 जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन पे क्रिमिनल कहीं ना कहीं चार्जेस थे, कोई रिकॉर्ड था उनका। 2009 में ये संख्या बढ़ के 162 सांसदों की हो गई। 214 में 187 सांसद ऐसे थे जिन पर कोई ना कोई आपराधिक चार्ज था। और वही अगर हम हाल ही की करंट लोकसभा देखें, 2019 में जो लोकसभा के सांसद चयनित होकर आए हैं, इनमें 233 ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक चार्जेस है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि हमारी पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, जो अपराध है हमारी राजनीति से वो खत्म होना चाहिए। उसके पीछे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को ये निर्देशित किया है कि आप कोई कॉन्क्रीट, कोई मजबूत कदम उठाइए। इस हेतु कहीं ना कहीं एक फोन ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसमें कैंडिडेट्स का क्रिमिनल हिस्ट्री दिया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सेपरेट सेल बनाने की भी बात करी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के कंप्लायंसेस को लेकर सारी चीजें देखे। लेकिन अपने आप में ये कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के द्वारा, जो कि एक यहाँ पे सुझाव दिया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर पाती है, आप कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर सस्पेंड कर दीजिए। उनका जो इलेक्शन सिंबल है उसको आप हटा सकते हैं, उनको बार कर सकते हैं। लेकिन एमिकस क्यूरी का ये जो सजेशन था ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नहीं माना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनका क्या पक्ष है, ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर आप देखा जाए, इनके नजरिए से देखें तो इनके दो ग्राउंड है जिसके चलते ये अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन को अपने राजनीतिक दल से दूर नहीं कर सकते। उसके सबसे पहले रीजन ये है कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी है इनका मुख्य उद्देश्य केवल ये बन गया है कि चुनाव जीतना, किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए, विनेबिलिटी इनकी प्रायोरिटी बन गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका ये भी तर्क दिया जाता है कि हमारे देश में जो मैक्सिमम लोग जेल में हैं ये तो अंडर ट्रायल्स हैं। तो यहाँ पर जो आप नहीं मान सकते किसी भी एक्यूज्ड को कि वो गिल्टी है अनलेस एंड अनटिल
यहाँ पर उनको सज़ा हो जाती है। तो जैसे फेमस जो एक हमारा प्रोवर्ब है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जिसको हमारी न्यायपालिका मानती है, तो इसी को देखते हुए ये भी एक्सक्यूज़ दिया जाता है। लेकिन इस आर्टिकल में एक महत्वपूर्ण बात ये की गई है कि अगर हमारे जेलों में हम देखें तो करीब 1/3 जो प्रिजनर्स है ये अंडर ट्रायल है। अब अंडर ट्रायल है तो ये भी हम इन्हें क्रिमिनल नहीं मान सकते, लेकिन उसके बावजूद इनका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 तीनों महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो कर्टेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये प्रिजन में होते हैं। और यही अगर हम देखें, पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को टिकट देती है जिन पर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस है, इनको तो फिर भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का हक होता है। एक और हम देखें तो जो व्यक्ति जेल में है उसे वोट देने का हक नहीं है, लेकिन उसे इलेक्शन जीतने का हक है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा एक विरोधाभास बात हो जाती है, जो एक मुद्दा इस आर्टिकल में उठाया गया है। उसके अलावा सेफ गार्ड क्या सजेस्ट किए गए हैं और क्या सजेशन दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर परमिट किया जाए चुनाव लड़ने का जिन पर जो क्रिमिनल चार्ज लगा हो वो 5 साल से, जिसमें सज़ा 5 साल से कम हो। 5 साल से अगर ज़्यादा इसमें सज़ा होती है तो इन्हें इलेक्शन के लिए परमिट नहीं किया जाए। उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि इलेक्शन शेड्यूल होने के 6 महीने पहले, इलेक्शन जो शेड्यूल हुए उस तारीख से 6 महीने पहले ही जो कैंडिडेट्स है क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, उन्होंने अपना जो एफिडेविट है फाइल कर देना चाहिए, जिससे एक लंबा समय मिल जाएगा इस स्क्रूटनी के लिए कि क्या ये सच में इलेक्शन लड़ने के लायक है या नहीं है। उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट मस्ट हैव फ्रेम द चार्जेस। एक और बात ये देखने की कही गई है कि केवल उन्हीं लोगों को बार करना चाहिए जिन पे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करे। उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए गए हैं इस आर्टिकल में। हमारे पूर्व चुनाव आयोग SY कुरैशी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इनमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका के पास में खुद ये पावर है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर सकती है, जिसमें ये प्रावधान बना सकती है कि 1 साल के अंतर्गत जो भी क्रिमिनल केसेस है पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, उसको यहाँ पर रिजॉल्व करे या उसे डिस्पोज करे। और अगर कुछ केसेस नहीं हो पाते हैं तो इसकी रिपोर्ट डायरेक्ट चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट इनकी करे। तो इसके माध्यम से होगा ये कि जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLAs बनना चाहते हैं, कम से कम वो साफ एक छवि के आए और अपराध मुक्त व्यक्ति ही उन कुर्सियों पर बैठे जो कि हमारे देश का कानून बनाते हैं। चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि ई-रुपए के बारे में है। ई-रुपए 2 अगस्त के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये एक कार्यक्रम, ये एक नई सुविधा, एक नया टूल लॉन्च किया गया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे आप एक स्पेसिफिक पेमेंट यूटिलिटी के लिए, और एक पर्सन स्पेसिफिक आप इसे ही यूज कर सकेंगे। मतलब यूपीआई का ये अपडेटेड वर्जन मान सकते हैं। जैसे यूपीआई से आप कभी भी कहीं भी किसी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पेमेंट कर सकता है, लेकिन ई-रुपी में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई किसान है तो वो पर्टिकुलर किसान को सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। पहले ये होता था कि सरकार खुद फर्टिलाइजर दे दी थी, उसके बाद में डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, कि उसके खाते में उस फर्टिलाइजर के पैसे डाल दिए जाते थे। लेकिन फिर हमें ये देखने को मिला कि इसका भी मिसयूज होता है, तो उसको देखते हुए सरकार ने एक स्टेप और आगे बढ़ी और यहाँ पर एक QR कोड या एक SMS कोड या लिंक दी जाएंगी उस किसान को, और वो उसका उपयोग केवल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए ही कर सकेगा। किसी और चीज के लिए अगर उस QR कोड को, उस फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का QR कोड आया है, तो उस 1000 रुपए से वो केवल फर्टिलाइजर ही खरीद पाएगा। उसके अलावा इसका उपयोग और किसी चीज के लिए वो किसान नहीं कर पाएगा। इसी तरीके जो अलग अलग चीजें हैं हम कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल इसके और बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन को देख ले तो यहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव अरेंज करी। थोड़ी दिक्कतें हुई क्योंकि यहाँ पर अपने आप में कंपनीज का जो मेन काम था उसको छोड़ के इन्हें दूसरे यहाँ पर हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ चेन है इनसे कांटेक्ट करना पड़ा है। इसके बजाय ये एक कदम अगर हम उठा देते कि यहाँ पर एक QR कोड हमारी एम्प्लॉयज़ को भेज दीजिए, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें QR कोड भेज दीजिए, फिर यहाँ पे भले ही पेड सर्विस हो या फ्री सर्विस हो, फ्री सर्विस में तो वो ले सकते हैं, जहाँ पर पेड सर्विस है वहाँ पर वो QR कोड स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और वो QR कोड केवल
वैक्सीनेशन के लिए ही सीमित होगा। तो यहाँ पर जो पैसा दिया जा रहा है फॉर बेनिफिट वो केवल उसी पर्पस के लिए यूज हो, ये इंश्योर किया जा सकता है इस ई रूपी टूल के माध्यम से। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ये रियल टाइम पेमेंट होता है। जैसे यूपीआई है तभी के तभी पेमेंट हो जाता है, तो उसी तरीके से यूपीआई का काफ़ी स्पेसिफिक फॉर्म क्या है, तो सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करते से या एसएमएस लिंक क्लिक करते से यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। उसके अलावा पीडीएस बहुत बड़ी समस्या थी। डीबीटी आया तब ये बताया गया कि पीडीएस में जो गुणवत्ता है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो आप अब जो सरकारी दुकानें हैं उसके अलावा भी आप प्राइवेट मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। हम आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज देते हैं, लेकिन उससे हुआ ये कि पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो अब पैसे का सही यूटिलाइजेशन उस स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा हो, इसीलिए ई रूपी यहाँ पर बहुत सफल साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्यूआर कोड, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का क्यूआर कोड दिया है पर मंथ एक परिवार को, तो उस क्यूआर कोड को केवल राशन की दुकान में ही उपयोग किया जा सकता है। केवल जो आपकी डेजिग्नेटेड सर्विस है केवल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज की जगह डीबीटी जो दिया जा रहा है और उस डीबीटी की जगह भी ई रूपी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो अपने आप में काफ़ी एफिशिएंसी होंगी इस सिस्टम की, सिंपल प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ेंगी और जवाबदेही भी तय होंगी। उसके अलावा एक और बात यह है कि अपने आप में काफ़ी अच्छा इनोवेशन है और मार्केट को और प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इनोवेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए इनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके साथ में सारे बैंक और एनबीएफसी, उसके अलावा जो टेलीकॉम्स है ये भी इसे अलाउ करने और इशू करने के और कदम बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है गवर्नमेंट लोगों के लिए और उसके साथ में बिजनेस के लिए, जो कि ई रूपे में अपना एक डोमेन तैयार कर सकते हैं और इनोवेशंस कर सकते हैं। जैसे यूपीआई आया, यूपीआई पहले एनपीसीआई के द्वारा केवल एनपीसीआई के भीम ऐप द्वारा चलता था, फिर फ़ोन पे, गूगल पे और न जाने बहुत सारे ऐप्स आ गए। उसी माध्यम से ई रूपी के लिए भी ऐसे इनोवेशन हो सकते हैं जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छे होंगे और जो कल्याणकारी योजना है उनका सही फायदा इसके माध्यम से जो लाभकारी है उस तक पहुंच सकेगा। तो चलिए, इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप चाहे तो हमारा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पर सुन सकते हैं। वहां पर आप सिर्फ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।